है कि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, इसके बारे में जानना है। हम आप लोग को बतलाए हैं कि क्या जिसका सेंटर हो ना वह दर्पण की ओर हो, दर्पण के ओर हो, और जिसके बाहर कलई किया रहे, जिसके बाहर कलई किया रहे, या फिर जिसका द्वारक हो वह क्या हो, केंद्र की ओर धसी हुई हो। ठीक है, परावर्तक सतह धसी हुई हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को याद करना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के बाहर कलई किया रहता है। ये अवतल दर्पण के बाहर कलई ऐसे किया रहता है। ठीक है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आप लोग को हम अभिसारी दर्पण क्या है इसके बारे में बतलाए हैं। अभिसारी दर्पण क्या है इसके बारे में आप लोग को हम बतलाए हैं। ठीक है, अभिसारी दर्पण क्या है, तो आप लोग को हम बतलाए थे कि जो प्रकाश की किरणों को एक जगह का कर दे, मोड़ दे, प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ दे, तो उसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ देता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ देता है, इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कितना बातें समझ में आ रहा है आप लोग को, कितना बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं। ये भी प्रश्न बार बार, हम अपने आप को थोड़ा सा हटा लेते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है अपने। देखिए अब ये भी प्रश्न बार बार पूछ लेता है बिहार बोर्ड में कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के सभी समानांतर किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, मतलब कि एक बिंदु पर मिला देता है। इसीलिए इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। बातें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा क्या है, कि अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है, इसीलिए इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, सचिन कश्यप गुड इवनिंग सर, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू। चलिए आगे देखिए आप लोग, अब हमको पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। देखिए अगर आप दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। नियम से ये होते हैं कि मान लीजिए कोई दर्पण है, अगर ये दर्पण हो गया, दर्पण के ये हो गया क्या हमारा, पी हो गया पोल, ये हो गया हमारा सेंटर। इस लाइन को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहिए चाहे मुख्य अक्ष कहिए, दोनों बातें इक्वल है। रूल यही है कि अगर इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण पुंज गुजरेगा, अपरावर्तित होकर प्रकाश पुंज के समानांतर कोई किरण पुंज गुजरेगा, सतह पर टकरा कर वह कहां से लौटेगा, तो फोकस से होकर लौटेगा। कहां से, फोकस से होकर लौटेगा, पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के अगर मान लीजिए कि फोकस से ही गुजर जाए, क्या हो जाए, फोकस से ही गुजर जाए, फोकस ऐसे मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर फोकस है, ये फोकस से ही किरण पुंज गुजर जाए तो वह परावर्तित होकर, मतलब सतह से टकरा कर क्या हो जाएगी, वह प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तीसरा होता है कि वक्रता केंद्र, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वो वापस से लौट आएगी। तो तीनों रूलों को याद करना होगा आप लोग को। देख लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम को क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोग को बात तो समझ में आया। आप लोग क्या बोले, हम अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अगला देखिए आप लोग, आगे देखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। अगला नियम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है।
ये तीनों का फिगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम अभी आप लोग को बतलाए हैं कि अगर वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो टकरा कर या फोकस होकर लौटेगी, या फोकस होकर लौटेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वो फोकस से ही गुजर गई तो फोकस से जब गुजरेगी तो वह प्रकाश वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर वह वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वक्रता केंद्र से जैसे जाएगी वैसा ही वापस से लौट जाएगी। कितना बातें आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लोग बतला दीजिए आप लोग थोड़ा। आशा करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा मुख्यतः 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है जब वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। एक मान लीजिए आपका दर्पण है, इस दर्पण यहाँ पर 6 कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। एक पोल, एक फोकस, एक वक्रता केंद्र और एक हो गया क्या, मान लीजिए अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत हो गया। यहाँ पर हम लोग 6 कंडीशन इतना से अपनाएंगे। कृष्ण कुमार बोल रहे हैं आ रहा है सर जी। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा मुख्यतः 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है जब वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। कृष्ण कुमार आप बतलाइए कि अवतल दर्पण के अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभी बतलाए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो बतलाइए अवतल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, पहला रूल क्या होगा इसमें, क्या जब बोले हैं जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो, इसके चित्र के माध्यम से समझिएगा तो बहुत अच्छा है इसको समझना। कि जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रश्न कैसे करेगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग पहले फिगर देखिए, यह फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है हमारा ए भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ए भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। यह ए भी अनंत पर है। कहाँ पे है, तो अनंत पर है। अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो इस दर्पण पे गया और दर्पण पर गया तो दर्पण से टकरा कर हम बोले हैं कि यह प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर गया, जाएगा ना, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो ये टकरा कर फोकस होकर लौट गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर गया और ये भी टकरा कर फोकस से लौट गया। तो दोनों रेखाएं फोकस पर कट गई। प्रतिबिंब जहां दोनों रेखाएं कटेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रश्न कैसे पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला प्रश्न पूछने का तरीका है कि जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बोलेंगे फोकस पर। दूसरा का है कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा या फिर वस्तु से छोटा होगा। तो वहां पर पूछेगा कि वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या फिर दोनों होगा। हम लोग क्या कहेंगे वहां पर, वास्तविक होगा। वास्तविक कब होगा, जब दर्पण के सामने ही बन जाए तब वो वास्तविक होगा। जब दर्पण के पीछे बने तो हम लोग कहेंगे कि क्या, कि वह काल्पनिक होगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। याद रख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है। हम आप लोग को इस चैप्टर से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव ये खत्म हो जाएगा आज, कल परसों में इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे और देखेंगे कि कितने बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और वह ऑब्जेक्टिव को हम कमेंट जो आप लोग कीजिएगा उसको हम लाइव एकदम शो कराएंगे आप लोग को कि कौन बच्चा कितना जल्दी सबसे पहले आंसर दे रहा है। आगे देखिए आप लोग, दूसरा कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो हम फिगर से दिखा रहे हैं और फिगर आपको समझ में आएगा। यह फिगर आप लोग को देख रहे होंगे, ठीक है, फिगर देख रहे होंगे। यह फिगर देखिए, यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आने का मतलब कोई वस्तु है। क्या है, ए बी जो है वह वस्तु है। अब यह वस्तु अब हुआ क्या कि इस यहाँ से प्रकाश निकला, ये वस्तु कहाँ स्थित है, तो ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत वक्रता केंद्र अनंत, हम क्या बोले, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है।
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यह वस्तु रखी गई है। इसका जो प्रतिबिंब बना, देखिए यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया, दोनों के बीच में बना। कहाँ पर बना? यहाँ पर बीच में बना। देखिए यहाँ पर ए बी लिखे हैं तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, तो ये हो गया उल्टा। ठीक है, बी डैश ए डैश, तो प्रतिबिंब का निर्माण हो गया उल्टा। अभी बोले हैं कि वास्तविक होगा, तो वास्तविक क्यों होगा कि दर्पण के क्या बना है? दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक हो गया। उल्टा हुआ तथा वस्तु से छोटा हुआ। यहाँ पर देख लीजिए यह वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर इतना छोटा निकल रहा है, इसलिए वस्तु से छोटा हो गया। ठीक है, इतना इतना दूसरा का कंडीशन समझ में आ गया आप लोग को। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, मतलब कि अब डायरेक्टली सी पर रखी जाएगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। बात करते हैं यहाँ पर फिगर्स के। फिगर देख लीजिए, अगर फिगर यहाँ पर है, ये सी पर रखा गया है एक वस्तु ए बी। ए बी जो है यह वस्तु सी पर रखा गया है, ए और बी। ए बी एक वस्तु है, इससे गया एक प्रधान अक्ष के समानांतर गया और एक फोकस ले गया। फोकस ले जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। तो लौट गया ऐसे। इतना हम अब रूल में बतलाए थे कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वही में बतलाए हैं। फोकस ले गया, फोकस से गया और यह लौट गया प्रधान अक्ष के समानांतर। आइए जब प्रधान अक्ष के समानांतर गया तो फोकस ले कटा, फोकस ले कटा। अब ये कट गया एक दूसरे को, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? यहीं पर होगा। प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पर होगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बना? तो उल्टा बन गया और वस्तु के बराबर बन गया। वस्तु के सामने है तो वस्तु के बराबर बनेगा। बातें समझ में आ गया ये वाला बात? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए आप लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, तो वस्तु का बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है तथा यह प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। फिगर की ओर ध्यान दीजिए और फिगर से समझने की इसको कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए एक फिगर है आप लोग के पास। हमने क्या किया कि यह सेंटर है, क्या है ये? यह सेंटर है। ठीक है, हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? सेंटर और फोकस के बीच। सेंटर ये है और ये फोकस है, दोनों के बीच इस वस्तु को हमने ए बी वस्तु को रख दिया। अब इस ए बी वस्तु से एक प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें हुई, ये फोकस ले होकर जाएगी। फोकस ले गई, इधर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि इसी ऑब्जेक्ट से एक वक्रता केंद्र से निकला प्रकाश, वक्रता केंद्र से निकला, मतलब ऐसे ऐसे गया ऊपर बगल, वक्रता केंद्र से निकला, तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से यह वो लौट आया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौट आया। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? तो देखिए एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है, मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं काट रहा है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं काट रहा है। हम लोग बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इतना बातें समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला बात देखिए आप लोग। जब वस्तु दर्पण की फोकस पर रखी जाती है, जब वस्तु दर्पण की फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो जैसे कि देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमने क्या किया कि अब वस्तु को फोकस पर ही रख दिया। अब वस्तु को कहाँ रख दिया? फोकस पर। ये फोकस है हमारा, फोकस पर रख दिए। फोकस ले जब गुजारेंगे तो ये फोकस नहीं गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। और वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगा। यह एक दूसरे को नहीं काटेगा, यह एक दूसरे को नहीं काटेगा, समानांतर ही चले जाएगा और बहुत दूर जाकर काटेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वह अनंत पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो अनंत पर हो रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ गई आप लोग को। चलिए आगे देखिए। यदि वस्तु दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच
रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर बहुत झोल है बबुआ। यहाँ पर इस प्रश्न से, क्योंकि यह अपवाद टाइप का होता है और इससे प्रश्न बार बार पूछता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए दर्पण फिगर है आप लोग का। हमने क्या किया कि वस्तु को फोकस और पोल, ये पोल है हमारा और ये फोकस है, इसके बीच में रख दिया। इसके बीच में रख दिया। जब इसके बीच में रखा तो वस्तु का निर्माण देखिए कहीं नहीं बनेगा। इधर देखिए, ये इधर वाला लाइन इधर जा रहा है, ये इधर वाला जा रहा है, तो ये बनबे नहीं कर रहा है। इसलिए हमने इस काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कराया। काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए इधर कट रहा है। कहाँ पर कट रहा है जी? इधर कट रहा है। ठीक है, तो जब इस बिंदु ए पर कट गया, ए डैश पर, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का इसका निर्माण हुआ। लेकिन यह प्रतिबिंब सीधा बना। कैसा बना? सीधा बन गया। यह प्रतिबिंब कैसा बना? यह प्रतिबिंब सीधा बन गया। तो ध्यान से देखिए, अब प्रश्न पूछता क्या है कि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, हमेशा काल्पनिक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग दोनों मारिएगा, क्योंकि काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक भी। एक कंडीशन में केवल काल्पनिक बनाता है, वो कंडीशन क्या है? तो वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है और यह काल्पनिक बनता है। दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। उसका जो आकार होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। आशा करते हैं आप लोग को ये 6 कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानना है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका प्रश्न पूछा जाता है हमसे। ठीक है, तो अवतल दर्पण का पहला प्रयोग है कि पहला प्रयोग यही है कि हम लोग हजामती बनाने में, दाढ़ी मूछ बनाने में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे के सीधा तथा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि यह चेहरे के सीधा बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि हम क्या करेंगे कि उसके पोल और फोकस के बीच रख देंगे अपने चेहरा को। जब भी आप रखिएगा तो बीच में रखिएगा, नजदीक रखिएगा उस चेहरा को, इसीलिए यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, यह अधिकतर कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा देखिए, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर क्या है? तो जैसे घर का कुकर होता है वैसे ही सोलर कुकर भी होता है, बशर्ते हम लोग गैस से सोलर कुकर में खाना पकाते हैं। इसमें क्या होता है कि सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश के माध्यम से खाना पकाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट, टॉर्च तथा लेजर लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट, टॉर्च तथा लेजर लाइट के रूप में किया जाता है। अब आशा करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, सोलर प्लेट में, इसका सोलर प्लेट आप लोग देखे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर प्लेट में भी करते हैं। रीजन ये होता है कि प्रकाश की किरणों को क्या करता है, यह एक जगह अभिसरित कर देता है, अभिसरित करता है। तो अभिसरित जब करेगा तब ज्यादा एनर्जी प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश की ज्यादा एनर्जी को यह एक जगह लाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वह चार्ज होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?